हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको पुलिस अधिनियम 1861 के सेक्शन 20 तक आपको सारी जानकारी डिटेल से दी थी। अब हम धारा 21 मतलब सेक्शन 21 की बात करेंगे। तो देखिए सेक्शन 21 क्या कहता है कि इस धारा के अंतर्गत अनुवांशिकी पुलिस ग्राम अधिकारी और ग्राम पुलिस अधिकारी पर पुलिस एक्ट 1861 लागू नहीं होता, परंतु अगर इनका एनरोलमेंट पुलिस एक्ट 1861 में किया गया है तो इन दोनों पर पुलिस एक्ट लागू होगा। तो धारा 21 जो है वो अनुवांशिक ग्राम पुलिस अधिकारी और ग्राम पुलिस अधिकारी पर है। इन पर यूपी पुलिस एक्ट 1861 लागू नहीं होता, लेकिन अगर इनका एनरोलमेंट पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत हुआ है तो इनको इनके अंतर्गत माना जाएगा। इसमें एक पॉइंट है कि बिना अनुमति के पुलिस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती नहीं कर सकते। अगर भर्ती करते हैं तो अनुवांशिक ग्राम पुलिस अधिकारी और ग्राम पुलिस अधिकारी जिसका नाम निर्देशन का अधिकार है, जिसकी अनुमति लेनी है, इसकी मतलब अनुमति लेनी होगी। ये हमारा सेक्शन 21 अनुवांशिकी ग्राम पुलिस अधिकारी और ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में। ग्राम पुलिस अधिकारी का मतलब हो गया जिसको मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है गांव में, जिसके बारे में मैंने आपको कई पैरा समझाए थे कि इसकी वो हफ्ते में 2 बार मृत्यु और जीवन की रिपोर्ट देने आता है। फिर आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 है पुलिस अधिकारी हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाता है अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट। इसलिए पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की होती है। दूसरा है कि पुलिस अधिकारी को जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। मतलब पुलिस अधिकारी को जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी तैनात किया जा सकता है यूपी के अंदर। फिर इसमें आता है सेक्शन 23 और 24। तो देखिए सेक्शन 23 और 24 क्या है। 23 में है पुलिस अधिकारी के कर्तव्य और 24 में है कि अपराध करित होने पर मजिस्ट्रेट को सूचना। जब कोई अपराध करित होता है तो उसमें सबसे पहले मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाती है। ये धारा 24 कहती है और 23 है पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। ठीक। अब ये पुलिस अधिकारी के कर्तव्य क्या है, उनसे संबंधित है कि प्रत्येक पुलिस ऑफिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उन सभी विधिपूर्ण आदेशों का, वारंटों का पालन और निष्पादन करे। एक पुलिस अधिकारी का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है कि वह उन सभी विधिपूर्ण आदेशों का पालन करे और सभी विधिपूर्ण वारंटों का पालन और उसका निष्पादन करे, पहला कर्तव्य। दूसरा, गोपनीय बातों को सूचित व संग्रहित करे। जो लोकतंत्र की शांति को भंग करता हो, जिससे वह सीनियर ऑफिसर व डिपार्टमेंट को करे। और जो लोकतंत्र की शांति को भंग करता है, जिससे वह सीनियर ऑफिस से व डिपार्टमेंट को सूचित करे। तीसरा है अपराध को कथित होने व लोक उपताप को रोकना, ये उसका कर्तव्य होगा। अगर कोई अपराध कथित होता है या लोक उपताप को रोके, ये उसका परम कर्तव्य। अपराधियों को पकड़े, उन्हें न्याय की दिशा में लाए, अर्थात न्यायिक प्रक्रिया के तहत लाए। मतलब अपराधियों को पकड़े और उनको न्याय की दिशा में अर्थात न्यायिक प्रक्रिया में लाए। वे सभी व्यक्ति को गिरफ्तार करे जिन्हें गिरफ्तार करने का उसके पास पर्याप्त अधिकार है, उनको अरेस्ट करे जिनका उसके पास प्राधिकार है। ठीक। अगला पॉइंट, दारू की दुकान, जुआ खाने और गलत काम करने वालों की जगह पर बिना वारंट के प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। जहाँ पर जुआ खेला जाता है, दारू की दुकानें हैं और जहाँ पर ऐसे कुछ गलत काम होते हैं, वहाँ पर वो बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। फिर आता है सेक्शन 24, ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर। अपराध हो जाने पर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दे जो अपराध हुआ है। सीआरपीसी की धारा 173 क्लॉज 1 के तहत अगर अपराध होता है तो उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दे। सीआरपीसी की धारा 173 क्लॉज 1 के तहत। दूसरा, उससे संबंधित समन, वारंट, सर्च वारंट या अन्य कोई आदेश को जारी करने के लिए एप्लीकेशन दे। अगर
उससे संबंधित समन है, वारंट है या सर्च वारंट है, अन्य कोई भी आदेश जारी करने के लिए एप्लीकेशन कि मुझे फला फला व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसने ये अपराध किया। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं धारा 25, 26 और 27। तो ये लावारिस संपत्ति से संबंधित है, 25, 26, 27 जिसको एक साथ पढ़ा जाता है। तो 25 में क्या है कि इस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति को अपने अधिग्रहण में ले तथा उसकी सूची बनाकर डीएम को दे और डीएम के दिशा अनुदेश के अनुसार उसका निस्तारण भी करे। तो सेक्शन 25 क्या कहता है कि इस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति को अधिग्रहण करे, जितनी भी लावारिस संपत्ति उसको अधिग्रहण करे तथा उसकी सूचना डीएम को दे और उसका निस्तारण करे। फिर आता है हमारा धारा 26। धारा 26 क्या कहता है कि डीएम पुलिस अधिकारी के द्वारा ली गई लावारिस संपत्ति को डिटेन करे, निरुद्ध कर सकता है। डीएम जो है पुलिस अधिकारी द्वारा अधिग्रहण लावारिस संपत्ति को डिटेन कर सकता है, निरुद्ध कर सकता है। डीएम लावारिस संपत्ति को उद्घोषणा कर सकता है कि जो व्यक्ति उस संपत्ति का दावा कर रहा है वह 6 महीने के भीतर अपने दावे को सिद्ध करे और उद्घोषणा की तारीख से 6 महीने के भीतर। इसे सीआरपीसी की धारा 459 की तरह पढ़ा जा सकता है। संपत्ति की कीमत 500 से कम तो डीएम उसके बेनिफिट के लिए बेच सकता है। तो सेक्शन 26 क्या कहता है कि डीएम पुलिस अधिकारी के द्वारा ली गई लावारिस संपत्ति को डिटेन कर सकता है, निरुद्ध कर सकता है और डीएम क्या करेगा, उस लावारिस संपत्ति की उद्घोषणा करेगा कि जो व्यक्ति उस संपत्ति का वारिस है वो 6 महीने के भीतर अपने दावे को सिद्ध करे कि वह उसकी संपत्ति है। ठीक, और वह संपत्ति उसकी नहीं होती है तो डीएम उस संपत्ति को क्या कर सकता है, उसके बेनिफिशियल के लिए बेच सकता है। फिर आता है धारा 27। यदि लावारिस संपत्ति का दावा 6 महीने के भीतर सिद्ध नहीं होता है, धारा 27, यदि लावारिस संपत्ति का दावा 6 महीने के भीतर सिद्ध नहीं होता है तो डीएम उस प्रॉपर्टी को किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा बेच सकता है और जो पैसा आएगा वो राज्य सरकार के अधीन। तो ये हमारा धारा 27 था। तो हमने आपको 25, 26 और 27 बताया। 25 में बताया 25, 26, 27 लावारिस संपत्ति से संबंधित है। 25 में क्या है कि पुलिस अधिकारी क्या करेगा, लावारिस संपत्ति को अधिग्रहण करेगा और उसकी सूचना डीएम को देगा। 26 में क्या है, डीएम पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई लावारिस संपत्ति को डिटेन कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा, उद्घोषणा करेगा कि 6 महीने के भीतर उस संपत्ति का जो उस व्यक्ति का जो संपत्ति का वारिस है उसको वो सिद्ध करे। अगर सिद्ध कर देता है तो वो संपत्ति उसकी हो जाती है। 27 क्या है, यदि लावारिस संपत्ति का दावा 6 महीने के भीतर अगर सिद्ध नहीं होता है तो वह संपत्ति पुलिस अधिकारी के द्वारा बेच दी जाती है और उसका जो भी पैसा आता है वो राज्य सरकार के अधीन है। फिर इसमें अगली धारा है सेक्शन 30 और 30A, इनको एक साथ पढ़ा जाता है। 30 और 30A जो है वो लाइसेंस से संबंधित है, अनुज्ञप्ति जिसको बोला जाता है। किसी काम की करने का अधिकार के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस धारा के अंतर्गत एसपी, एडिशनल एसपी, ज्वाइंट एसएसपी, असिस्टेंट एसएसपी, इन लोगों से परमिशन ली जाती है। परमिशन किस किस चीज़ के लिए जाएगी, अगर आप मोटा मोटा समझें कि जैसे जुलूस निकालना है या कोई बड़ा सा फंक्शन करना है या रैली करनी है या अन्य कोई कार्य करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि संचालन निर्देश करने की शक्ति, समय और स्थान को निश्चय करने की शक्ति। किस किस में, लोक जुलूस व लोकसभा में संचालन व समय और स्थान को निर्देशित करने की शक्ति प्रदान करना, लोक जुलूस और लोकसभा। अब इसका क्लॉज 2 क्या कहता है कि जब सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान हो गया है कि किसी स्थान पर लोकसभा व लोक जुलूस को करना है तो वो डीएम और एसडीएम को, यदि डीएम और एसडीएम को यह आभास हो जाए कि इन कार्यक्रम से शांति भंग हो सकती है तो डीएम और एसडीएम
सक्षम अपराधी को लाइसेंस के लिए कहेगा और लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए कहेगा। कहने का मतलब है कि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान हो गया है कि इस स्थान पर लोकसभा व लोक जुलूस करना, तो वो डीएम और एसडीएम को क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। अगर उसको लगता है कि इससे लोक शांति भंग नहीं हो रही तो उसको लाइसेंस को निर्दिष्ट कर देगा, परमिशन दे देगा। और अगर नहीं रखता है तो क्या करेगा, नहीं देगा। क्लॉज 3 क्या है, सक्षम प्राधिकारी जब लाइसेंस इशू करेगा तो उनके नाम व शर्तों को स्पष्ट करेगा। जिसको भी लाइसेंस इशू करता है उसके नाम और शर्तों को स्पष्ट करता है। परंतु लाइसेंस के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। मतलब लोकसभा व लोक जुलूस करने के लिए जब हम एसपी, एडिशनल एसपी, ज्वाइंट एसएसपी या असिस्टेंट एसपी से परमिशन लेते हैं तो एसपी लाइसेंस जब इशू करता है नाम और शर्तों को विशेष प्रकार से उल्लेख करके बताता है कि भाई ये कंडीशन है, तो जब उसको लाइसेंस देगा तो उससे कोई भी फीस नहीं है। क्लॉज 4, संगीतों की ध्वनि मार्गों में, सेरेमनी में, जुलूस और लोकसभा में उसे सुनिश्चित कर सकता है कि ध्वनि हमारी इतने डेसिबल से इतने डेसिबल तक होनी चाहिए। फिर आता है धारा 30A, अगर लाइसेंस की शर्तों का भंग होता है। 30A में क्या था, लाइसेंस लेने का प्रोसेस था, कैसे लिया जा सकता है, क्या क्या करना पड़ता है। अब 30A क्या है, लाइसेंस की शर्तों का अगर भंग होता है कि जब कोई जुलूस सभा लाइसेंस की शर्तों को भंग करता है जिसके लिए लाइसेंस है, तो सक्षम प्राधिकारी एसपी, एडिशनल एसपी, ज्वाइंट एसपी, असिस्टेंट एसपी, इंस्पेक्टर, ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसे रोक सकता है। जुलूस या जमाव को बिखर जाना, तितर बितर का आदेश दे सकता है। क्लॉज 2 क्या है, जब जुलूस व जमाव आदेशों का पालन नहीं कर रहा तो उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा, जिसे आईपीसी की धारा 143 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 6 महीने का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 30। फिर आता है सेक्शन 31, पुलिस के कर्तव्यों से संबंधित। व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य है। सड़कों पर, मार्गों में, घाटों में उतरने के स्थान पुलिस के कर्तव्य। बाधा या व्यवधान के निवारण का कर्तव्य। अगर कोई बाधा या व्यवधान आता है तो उसका निवारण के लिए क्या करता है। सड़कों में, गलियों में, लोक जमाव व लोक जुलूस के अवसर पर सार्वजनिक उपासना के समय बाधा को निवृत्त करे। सड़क, गली, आम रास्ता, घाट, इन जगहों पर किसी भी अवस्था में बाधा हो तो उसका निवारण करे। अगर भीड़ होती है या बाधा होती है, लोगों को आने जाने में रुकावट होती है तो उसका निस्तारण। अब सेक्शन 32 क्या है, पेनल्टी है, दंड है। सेक्शन 31 क्या था, पुलिस के कर्तव्यों से संबंधित कि क्या क्या कर्तव्य है। 32 है पेनल्टी। इस धारा के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति धारा 30 से 31 के द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करता है या उन्हें नहीं मानता है या धारा 30 की लाइसेंस की शर्तों को नहीं मानता है तो उसे दंडित किया जाएगा। 200 रुपये जुर्माना, मजिस्ट्रेट के सामने 2 से। अब जो धारा 32 है वो दंड से संबंधित है। किसके, 30A और 30। तो 30 क्या था, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना। 30A क्या था, लाइसेंस की शर्तों को भंग करना। 31 क्या है, पुलिस का जो कर्तव्य है कि लोकसभा, लोक जुलूस, सड़कों पर, मार्गों पर, घाटों पर अगर यहाँ भीड़ लगती है या लोगों को आने जाने में बाधा होती है तो उसका निवारण करें, निस्तारण करें। अगर वो लोग नहीं मानते हैं पुलिस के द्वारा बताए जाने पर तो उनको दंडित किया जाएगा, जिन पर 200 रुपये का जुर्माना मजिस्ट्रेट के सामने दोष सिद्ध होने पर लगेगा। ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन 32A। तो सेक्शन 32A में डीएम की निषेधात्मक शक्ति है, आदेश जारी किया जाता है। कैसे, इस धारा के अंतर्गत वह क्षेत्र जो डीएम के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा क्षेत्र जो डीएम के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में आता है और वहाँ के निवासी इन 3 कार्यों से, ध्यान सुनिएगा, वहाँ के निवासी इन 3 कार्यों से, मीन्स में आप लिख सकते हैं, वहाँ के निवासी इन 3 कार्यों से उस क्षेत्र में हथियार ले जाना, हथियार से अभ्यास करना
शस्त्रों के साथ सामूहिक जाना, ये युक्त आशंका है कि वहाँ के निवासी को भय व असुरक्षा पैदा हो सकता है, तो डीएम उसे निषेध कर सकता है। 32A, धारा 32A में डीएम की निषेधात्मक शक्ति है जब इस धारा के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जो डीएम की स्थानीय अधिकारिता का क्षेत्र है, वहां पर इन 3 कार्यों से उस क्षेत्र में हथियार ले जाता है, हथियारों से अभ्यास करता है, शस्त्रों के साथ सामूहिक जाता है। ये युक्त आशंका है कि इस तरह से जाने पर वहाँ के निवासी, वहाँ के रहने वालों पर कोई असुरक्षा पैदा हो सकती है, तो डीएम उसे रोक सकता है। पर्पस क्या है? मेन पर्पस कि लोक शांति बनी रहे, लोक सुरक्षा बनी रहे। स्पष्टीकरण में आर्म्स शब्द का मतलब है, जो शस्त्र शब्द का मतलब है, उसमें क्या क्या है? घातक हथियार, लाठी, डंडा, बेलचा और छड़ी, ये भी आता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि आम शब्द का मतलब क्या है, इसमें क्या नहीं आता है, तो ये ध्यान रखिएगा क्या आता है? लाठी, डंडा, बेलचा और छड़ी, ये आता है, बाकी जो होगा वो नहीं है। क्लॉज 2, तो क्लॉज 1 में डीएम जो आदेश जारी किया जाता है उसकी अवधि 3 महीने तक की अवधि होती है। राज्य सरकार उस अवधि को 3 महीने से 6 महीने तक कर सकती है। क्लॉज 3, डीएम अपनी मर्जी से या पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर परिवर्तित कर सकता है। डीएम अपनी मर्जी से या पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर परिवर्तित कर सकता है। क्लॉज 4, सरकार क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के आदेश को खंडित कर सकती है। क्लॉज 2 मतलब जो अवधि 3 महीने की उसको खारिज कर सकती है। क्लॉज 3 क्या है? अपनी मर्जी से या पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर जो परिवर्तित करता है उसको खारिज कर सकती है। फिर क्लॉज 5, पीड़ित व्यक्ति के आवेदन को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यदि आवेदन को खारिज किया जाता है तो कारण सहित किया जाएगा। यदि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आवेदन करता है तो उसके आवेदन को पहले सुना जाएगा। अगर उसके आवेदन में चीज़ें जेन्युइन लगती हैं तो उसको खारिज नहीं किया जाएगा, और अगर चीज़ें जेन्युइन नहीं लगती हैं तो बिल्कुल खारिज कर दिया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 32B, डीएम के द्वारा जारी निषेधात्मक ऑर्डर को अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उस क्षेत्र में हथियार ले जाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है 6 महीने कारावास या 2000 रुपये जुर्माना से। मतलब अगर डीएम की उन बातों को अगर कोई नहीं मानता और हथियार ले जाता है तो 32B में उसको दंड देने का प्रावधान है, जिसमें 6 महीने का कारावास तथा 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक। फिर आता है सेक्शन 33, डीएम जनरल कंट्रोल सेव्स या व्यवस्थी खंड। इस धारा के अंतर्गत पुलिस एक्ट की धारा 30, 31 और 32 में कही गई बात डीएम के जनरल कंट्रोल में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन धारा पर संदर्भित विषय पर डीएम के कंट्रोल में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही कोई भी सक्षम अधिकारी। अब देखिएगा, सेक्शन 33 जो है 33, वो क्या है? डीएम जनरल कंट्रोल से धारा 30, 30A, 31 और 32। 30 मतलब लाइसेंस, 30A मतलब लाइसेंस की संमति को भंग करना, 31 पुलिस के कर्तव्य, तो 32 उसके लिए दंड है। ये सब डीएम के जनरल कंट्रोल में होता है, इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही वो पुलिस का सक्षम अधिकारी ही क्यों ना हो, वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि जो धारा 144 लगाई जाती है वो डीएम के ऑर्डर पर ही लगाई जाती है, जो आपने सीआरपीसी का सेक्शन 144 पढ़ा होगा। ठीक। अब इसमें हम सेक्शन 34 की बात करते हैं। सेक्शन 34 क्या है? इस धारा के अंतर्गत किसी शहर के विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा विस्तारित किया गया यदि कोई वस्तु उस शहर के अंदर सड़क पर या आम मार्ग पर खुले स्थान पर इस प्रकार के 8 अपराध करता है। इस धारा के अंतर्गत विशेष रूप से ऐसा क्षेत्र जहां पर राज्य सरकार द्वारा ये विस्तारित किया जाता है कि अगर ऐसे 8 अपराध होते हैं, अब वो अपराध देखिए कौन कौन से? बेतहाशा सवारी, जीव जंतु के साथ निर्दयता, यात्री को बाधा पहुंचाना, विक्रय के लिए वस्तु को मार्ग पर धूल फेंकना। अगर इस प्रकार के 8 अपराध होते हैं
उस शहर के निवासी यात्री व विजिटर को रिस्क, असुविधा, खतरा, डैमेज होता है तो उसे जुर्माने व दंड से दंडित किया जाएगा, जो कि 50 रुपये जुर्माना या 8 दिनों का कारावास, सादा या कठोर हो सकता है। अगर वह व्यक्ति पुलिस के सामने अपराध करता है तो पुलिस बिना वारंट के अपनी कस्टडी में रख सकता है। ये हमारा है धारा 34। धारा 34 क्या है? इस धारा के अंतर्गत शहर में विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा विस्तारित किया गया है कि यदि कोई वस्तु उस शहर के अंदर सड़क पर या आम मार्ग या खुले स्थानों पर अपराध करता है, ये 8 प्रकार के अपराध कौन कौन से हैं? बेतहाशा सवारी करता है, जीव जंतु के साथ निर्दयता करता है, यात्री को बाधा पहुंचाता है, विक्रय के लिए वस्तु के मार्ग पर धूल फेंकता है, तो उसे 50 रुपये जुर्माना या 8 दिनों तक सादा या कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है। ये 34 था। फिर आता है 34A। 34A क्या है? अपराधों का समन, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। समन शब्द अपरिभाषित है। समन जो शब्द है उसकी कहीं भी डिफिनेशन नहीं दी गई। किसी मामले में सुलह करना, विधि द्वारा आरोपित कार्यवाही में शुल्क जमा कर समन से मुक्त हो सकता है, अर्थात विहित समन शुल्क चुकाकर आरोप मुक्त हो सकता है। समन जो कहीं भी परिभाषित नहीं है, ठीक है। समन में क्या होता है कि विधि द्वारा आरोपित कार्यवाही में शुल्क जमा करके वह समन से मुक्त हो सकता है, ठीक। इस धारा के अंदर वे अपराध आते हैं जो धारा 32 व 34 में किए गए हैं, जो दंडनीय। धारा 32 और 34 में जो अपराध दंडनीय है उनमें समन हो सकता है। समन करने के लिए एसपी से बात करनी होती है। समन अभियोजन प्रारंभ हुआ बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। समन जैसे समन जारी हो जाता है, समन शुल्क को चुकाना पड़ेगा जो एसपी ने तय किया है। जिस अपराध के लिए जितना समन शुल्क होगा उसे चुकाना पड़ेगा। समन शुल्क जो होता है वो एसपी तय करता है, और जिस अपराध के लिए जितना समन शुल्क होगा उसे चुकाना पड़ेगा। समन का वैधानिक परिणाम क्या है? समन कब हुआ है, पहले या बाद में हुआ है? अगर पहले समन हुआ हो तो आपको कस्टडी से बाहर कर दिया जाएगा, और अगर समन बाद में हुआ है तो दोष मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में हम पुलिस अधिनियम 1861 में हमने आपको सेक्शन किस सेक्शन के बारे में देखिए आपको बताया है। सेक्शन 21 अनुवांशिकी ग्राम पुलिस अधिकारी और ग्राम पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी ऑन ड्यूटी रहेगा। सेक्शन 23-24 पुलिस अधिकारी के कर्तव्य और उसकी वो सेक्शन 24 ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 25, 26, 27 लावारिस संपत्ति के बारे में हमने आपको बताया। धारा 30 और 30A लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति और लाइसेंस की शर्तों का भंग होने के बारे में आपको बताया। धारा 31 बताई, धारा 32 बताई पेनल्टी के लिए, धारा 31 पुलिस के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 32A बताया डीएम की निषेधात्मक शक्ति क्या है। धारा 32B बताया, ठीक है, जिसमें डीएम जो सजा दे सकता है। सेक्शन 33 बताया डीएम जनरल कंट्रोल से बताया। धारा 34 बताया कि वो 8 अपराध अगर किए जाते हैं तो 50 रुपये जुर्माना व 6 महीने का सादा व कठोर कारावास हो सकता है। फिर धारा 34A बताया अपराधों का समन किस प्रकार से होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है जो ये वीडियो को देखता है, वो अपना एक बार रिव्यू जरूर दे कि उसको वीडियो कैसा लगा। मैं बाकी और चीज़ों को डिटेल में डालता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।